फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल के बारे में कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अगर उसको स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट और कंट्रोल करना है तो वो किस प्रकार की टेक्निक्स का यूज़ करेगी। तो कहता है कि इसकी जो टेक्निक्स वगैरह है ना, उनको इसने 2 पार्ट्स में बांटा है कि स्ट्रेटेजिक टेक्निक्स कौन सी हैं और ऑपरेशनल टेक्निक्स कौन सी हैं। तो स्ट्रेटेजिक टेक्निक को भी इसने 2 पार्ट्स में बांटा है, स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल। और ऑपरेशनल को हम अलग से पढ़ेंगे, इसमें इंटरनल, कंपैरेटिव, कम्प्रिहेंसिव टेक्निक्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन टेक्निक्स फॉर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में क्या दे रखा है कि हमें पता है कि जो मतलब कोई भी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली क्या असेस करता है कि जो भी इन्वायरमेंट बदल रहा है उसको, कि मतलब जो भी इन्वायरमेंट है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं उनको ये देखेगा और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी वगैरह पर, उसको देखेगा। तो कहता है कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक एंड मतलब जो हमारा स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि हम पहले यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल। देखो, एक तो ऐसा बिजनेस होगा जो ना जो इन्वायरमेंट में बदलाव आ रहे हैं उनको लेके चलेगा, उन पर ध्यान रखेगा, और एक ऐसा बिजनेस है जो स्टेबल रहेगा, जो इन्वायरमेंट वगैरह के चेंजेस है उन पर इतना ध्यान नहीं देगा। तो वही है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल। तो स्ट्रेटेजिक मोमेंटम तो वो सिचुएशन हो जाती है जिसमें ये मान लिया जाता है कि जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई है वो आज तक वैलिड है, लॉन्ग पीरियड तक वैलिड है। मतलब एक टाइप से कहें तो जो स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल है ना, वो टेक्निक है जो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होती है जो एक स्टेबल इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है। किन में? स्टेबल इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती हैं। ठीक है, अब इन्वायरमेंट स्टेबल है तो नॉर्मल सी बात है, जो इसने अजम्पशंस की थी, ठीक है, जो इसने स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई थी वो भी क्या होंगी, वो भी लॉन्ग पीरियड तक क्या रहेंगी, वैलिड रहेंगी। ठीक है, इसीलिए देखो, एक जो स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल है उसके अंदर हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे कि इसकी जो टेक्निक्स है वो 3 पार्ट में बांटी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर, अंडरलाइंग सक्सेस फैक्टर और जेनरिक स्ट्रेटेजी। ठीक है, जो जेनरिक स्ट्रेटेजीज है वो, तो देखो, या इसके अप्रोचेज भी बोल सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल है उसकी ये 3 अप्रोच है। तो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर, आपने सुना होगा सेंटर्स क्या होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बांट दिया जाता है, वो उसके सेंटर होते हैं, लाइक रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हिंदी में बोल देते हैं दायित्व। जैसे भाई आपको कोई ड्यूटी दी गई, उसको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अगर कोई गड़बड़ होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के सेंटर बनाए जाते हैं, जैसे रिवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट सेंटर। और जितने भी ये सेंटर होते हैं ना, ये जो भी हमारे इनपुट्स और आउटपुट होते हैं उनको मेज़र करके फिर बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में जो भी मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा क्या है, अब एक आदमी अगर सारे काम को करेगा तो हर चीज़ पर फोकस नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमने उनको अलग अलग सेंटर्स में बांट दिया, अलग अलग इंसान को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी तो अच्छे से मैनेजमेंट होगा। दूसरा है अंडरलाइंग सक्सेस फैक्टर। सक्सेस मतलब क्रिटिकल फैक्टर पर फोकस करके चलता है, जो मेन की फैक्टर होते हैं ना सक्सेस के, उनके ऊपर ये फोकस करके चलता है। ये एक्सप्लेन करता है जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेटजीज़ की सक्सेस के लिए। ठीक है, ये मैनेज करता है किसके बेसिस पे? क्रिटिकल सक्सेस के फैक्टर के बेसिस पे। फिर आता है जेनरिक स्ट्रेटेजी। जेनरिक स्ट्रेटेजीज में क्या कहता है कि ये उन स्ट्रेटेजीज पे, मतलब ये कहता है कि ये वो अप्रोच है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का जो उन अजम्पशंस पे बेस होता है स्ट्रेटेजीज के जो सिमिलर फॉर्म अडोप्ट करते हैं। देखो, आप स्कूटी बना रहे हो, आपके ही मतलब दूसरे ब्रांड की कोई स्कूटी बना रहा होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि सेम इंडस्ट्री में आपका कंपटीटर। ठीक है, तो कहता है कि इसके अंतर्गत है ना, जो भी स्ट्रेटेजी दूसरी फर्म ने अपनाई है और जो हमने अपनाई है उनके बीच हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ये एक टाइप से कहें तो ये है ना कंपैरिजन के बेस होता है कि सेम इंडस्ट्री में जो हमारी स्ट्रेटेजी हैं उनको दूसरी मतलब जो इंडस्ट्री है उसके साथ कंपेयर करना। ठीक है, तो सेम इंडस्ट्री के अंदर कंपैरिजन के ऊपर बेस होता है कि हमारी स्ट्रेटेजी उससे कितनी डिफरेंट है, अगर वो सक्सेसफुल है तो क्यों सक्सेसफुल है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी स्ट्रेटेजी वगैरह में डिफरेंस करते हैं। अब आता है स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल। तो स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल में तुमने देखा था कि वो स्ट्रेटेजिक जो मतलब एक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन मेंटेन करके चलता है कि इन्वायरमेंट बदलता नहीं है, जबकि लीप कंट्रोल में क्या होता है कि इन्वायरमेंट जो जैसे चेंज हो रहा है ये उसके अकॉर्डिंग ही खुद को बदलता है। मतलब ये एक अनस्टेबल इन्वायरमेंट में काम करता है। ये मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो स्ट्रेटेजी का लीप इन ऑर्डर टू मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस वगैरह करने के लिए ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट डायनामिक है जो कभी भी बदल सकता है। ठीक है, जब इन्वायरमेंट अनस्टेबल हो तो वहाँ पे हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल टेक्निक का। ठीक है, नॉर्मल सी बात है भाई,
इन्वायरमेंट अनस्टेबल है, इन्वायरमेंट फ्यूचर से रिलेटेड हो गया, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है जिसको प्रिडिक्ट करना, ठीक है, ये एक मुश्किल काम हो जाता है। तो कहता है कि इसीलिए हम इस कंट्रोल टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसके अंतर्गत इसको 4 पार्ट में बांटा गया है ताकि हम है ना जो भी अलग अलग इमर्जिंग इन्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो भी रियलिटीज़ हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उससे क्या कर सकें, कोप कर सकें, मतलब उसको कंट्रोल कर सकें। तो इसकी 4 टेक्निक्स कौन कौन सी, मतलब इसके 4 अप्रोचेज हैं: स्ट्रेटेजिक इश्यू मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फील्ड एनालिसिस, सिस्टम मॉडलिंग और सिनेरियोज। जो हमारा स्ट्रेटेजिक इशू मैनेजमेंट है, मतलब SIM है, ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेटजीज़ को, इश्यूज़ को और उनके इम्पैक्ट को ऑर्गेनाइजेशन पे। क्या कर, देखो, इसका एम है आइडेंटिफाई करना एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ को, उनके इश्यूज़ को और उनके इम्पैक्ट को चेक करना, ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो एक स्ट्रेटजीज इशू होता है ना, वो फोर्थ कमिंग डेवलपमेंट, मतलब आने वाला डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर बात आती है कि ये जो हमारा मतलब डेवलपमेंट वगैरह है, ये जो हमारे इश्यूज़ वगैरह है, ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको इवेलुएट वगैरह किया जाता है और इसका इम्पैक्ट देखा जाता है। फिर आता है स्ट्रेटेजिक फील्ड एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक फील्ड इसमें एग्जामिन किया जाता है नेचर और एक्सटेंट, जो भी सिनर्जीज वगैरह हैं उनका नेचर और एक्सटेंट वगैरह को चेक किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि भाई किस प्रकार के कंपोनेंट्स की कमी है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। वैनिवर सिनर्जी, अगर जब सिनर्जीज होती हैं तो स्ट्रेटेजीज को मतलब ये चेक किया जाता है कि एक्सेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू लीव द एडवांटेजेस, मतलब जब सिनर्जीज अवेलेबल है तो ये चेक किया जाएगा कि वो इतनी तो है ना कि हम एडवांटेजेस ले पाएँ, ठीक है। एक टाइप से कहें तो इसमें एग्जामाइन करते हैं हम नेचर और एक्सटेंट सिनर्जीज का, और अगर हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी इन्वायरमेंट वगैरह के चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग उसके एडवांटेजेस लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर है इसमें सिस्टम मॉडलिंग, ये कंप्यूटर बेस्ड मॉडल होता है, ठीक है, जो स्टिमुलेट करता है जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स वगैरह होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट वगैरह के। इस मॉडलिंग के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले से एक्शंस ले लेती है असेस करके कि उसका इन्वायरमेंट वगैरह पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सिनेरियोज क्या होते हैं, परसेप्शंस होते हैं, मतलब किसी चीज़ को कैसे देखता है, उसकी परसेप्शंस वगैरह हैं इन्वायरमेंट के बारे में, कैसे वो फ्यूचर में फेस करेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट तो चेंज होता रहता है, तो फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में परसेप्शन लगाना, वो हमारे सिनेरियोज कहलाते हैं, ठीक है। आती हैं ऑपरेशनल कंट्रोल टेक्निक्स, मतलब देखो जो ऑपरेशनल कंट्रोल टेक्निक है ना वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर टेक्निक्स है, मतलब जो जानी मानी है, हम उनसे थोड़े अवेयर हैं तो उनके बारे में बता रखा है कि ऑपरेशनल कंट्रोल का एम क्या है। पहले तो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज वगैरह हैं उनको एलोकेट करना कि उनके अच्छे से यूज़ वगैरह हो, ठीक है, ये इस चीज़ पर फोकस करके चलता है। इवेल्युएशन टेक्निक फॉर ऑपरेशनल कंट्रोल देयरफॉर आर बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच, कि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को चेक करने पर बेस होती है। क्वेश्चन क्या है इसका कि इसको इंटरनल कंपेरेटिव और कंप्रिहेंसिव एनालिसिस में बांट दिया जाता है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होती है। तो देखो इंटरनल का मतलब क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो चेक करना, मतलब ये चेक करते हैं इंटरनल एनालिसिस से कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी कैपेबल तो है ना कि मतलब जो भी उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह उनको अचीव कर पाएगी, उनको मतलब इवेलुएट कर पाएगी कि भाई क्या क्या कमियाँ हैं। तो इंटरनल एनालिसिस में क्या आती हैं, VRIO फ्रेमवर्क आता है, वैल्यू चेन एनालिसिस आता है, ठीक है, क्वान्टिटिव एनालिसिस, ये सब आते हैं। तो VRIO क्या है, VRIO की फुल फॉर्म है वैल्यू, रेयरिटी, इमिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन, या मतलब अलग अलग फॉर्म में अलग अलग बताया, जैसे भाई यहाँ पे बोल रखा है रेयर, इनिविटेबल, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो देखो जो ये VRIO फ्रेमवर्क है इसका बेसिक आइडिया क्या है कि मतलब ये सुटेबल स्ट्रेटजीज, एडवांटेजेस वगैरह फोकस करता है। मतलब देखो द बेसिक आइडिया बिहाइंड द VRIO फ्रेमवर्क इज दैट सुटेबल स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस रिजल्ट थ्रू द यूज ऑफ कैपेबिलिटी दैट आर वैल्यूएबल, रेयर, इनमिटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर यूजेस। कि जब हम VRIO फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं ना तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो कौन सी टेक्निक हमारे लिए सुटेबल है और हम उसके एडवांटेजेस वगैरह ले सकते हैं जो भी हमारी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें कह रखा है कि जैसे कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी किस पे फोकस करेगी, इवैल्यूएशन पे और कैपेबिलिटी पे एग्जामाइन करेगी कि भाई उसके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और उन कैपेबिलिटीज़ के बेस पे क्या वो एडवांटेजेस वगैरह ले सकती है जो भी उसने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनकी, ठीक है। तो मतलब इसमें मेन VRIO की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्या होती है और वे इनके अकॉर्डिंग ये चेक करती है क्या वो इतनी कैपेबल है कि वो मतलब भाई उसके रिसोर्सेज वगैरह इतने कैपेबल है कि वो जो भी ऑब्जेक्टिव उसने सेटअप किए हैं वो सही है उसके अकॉर्डिंग। वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या किया जाता है कि जितने भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है, फोकस ऑन ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो एक सीक्वेंस में किया जाता है, क्योंकि इसने बोला वैल्यू चेन में चलना मतलब एक सीक्वेंस में चलना, ठीक है। प्रोड्यूस करने के लिए एंड मार्केटिंग ए प्रोडक्ट एंड सर्विस, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए और उसकी मार्केटिंग करने के लिए, मार्केटिंग करना मतलब उसको भाई मार्केट में लेके जाना, उसकी सेल वगैरह करवाना, कस्टमर को उसके बारे में अवेयर करवाना, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ होता है ऑपरेशनल इवैल्यूएशन पे, जो भी मतलब भाई
टोटल टास्क होते हैं किसी भी फर्म की, उनके ऊपर इफेक्ट मतलब क्यों, नॉर्मल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करते क्यों है, ये जानने के लिए करते कि वो इफेक्टिव है या नहीं। फिर एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है और एक क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मतलब जो डाटा वगैरह पे बेस होता है, तो इसमें फाइनेंशियल पैरामीटर और नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स आ जाते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने परफॉर्मेंस वगैरह को इवेलुएट कर सके। तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में फाइनेंशियल और फिजिकल पैरामीटर होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इवेलुएट करने के लिए जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं उनके बारे में। तो देखो ये अलग अलग मेथड बता रखे हैं कौन कौन से हैं। तो देखो टेक्निक, ट्रेडिशनल टेक्निक्स में आते हैं रेशियो एनालिसिस, न्यूअर टेक्निक्स सच एज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड टेक्निक्स, ठीक है, वेरिएशन एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये सब आ जाते हैं। और अगर मतलब नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव की बात करें तो कंप्यूटेशन, मतलब ये देखते हैं कि कितने अब्सेंटिज्म है, कितने लोग मतलब अब्सेंट वगैरह रहे, मार्केट में रैंकिंग वगैरह क्या है, एडवर्टाइजिंग रिकॉल की रेट वगैरह चेक करते हैं, टोटल साइकिल टाइम ऑफ प्रोडक्शन चेक करते हैं, सर्विस कॉल रेट वगैरह ये सब हम चेक करके चलते हैं। क्वालिटेटिव मतलब जो क्वालिटी वगैरह पे बेस होता है, तो कहता है कि सप्लीमेंट करता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय इंक्लूडिंग दोज एस्पेक्ट्स विच आर नॉट फिजिबल, मतलब जिनको हम मेजर वगैरह नहीं कर सकते फिगर एंड नंबर में, वो हमारे क्वालिटेटिव आते हैं। इसमें किन किन मेजर्स का यूज़ करते हैं भाई, इंस्टीट्यूशंस जजमेंट्स वगैरह, क्योंकि देखो मतलब हमारी क्या सोच है, क्या हमें हम नहीं होता आज मेरे को कुछ फील हो रहा है इस टाइप से, मेरे जजमेंट्स वगैरह ये हैं, कोई इन्फॉर्म ओपिनियन वगैरह, उसके बेस पे हम ये करके चलते हैं कि भाई हाँ ये टेक्निक से ये हो नहीं सकती। सर्वे वगैरह एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। कंपैरेटिव वर्ब से पता चल रहा है कंपैरिजन किया जाता है, या तो खुद की ही परफॉर्मेंस से पास्ट में क्या थी, या तो किसी दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो इनको 3 पार्ट में बांटा गया, हिस्टोरिकल, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स और बेंचमार्किंग। तो हिस्टोरिकल एनालिसिस में क्या होता है कि मतलब इसमें कंपैरिजन किया जाता है एक फर्म की परफॉर्मेंस का एक पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, ताकि वो ये चेक कर सके कि भाई अगर पिछले पीरियड में मतलब पास्ट में अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, अच्छा ट्रेंड था, तो उसके बेस पे हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं, बुरी थी तो कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल नॉर्म्स, इसमें जो हमारे राइवल्स फर्म है ना सेम इंडस्ट्री में, उनके साथ कंपैरिजन वगैरह करके देखते हैं कि मतलब उनके अगर अच्छी एबिलिटी अच्छी परफॉर्मेंस है तो क्यों है, उन्होंने किस प्रकार की स्ट्रेटेजी वगैरह एस्टेब्लिश कर रखे है, उसके साथ कंपैरिजन वगैरह करके फिर हम हमारी जो स्ट्रेटेजीज वगैरह होती हैं उनमें चेंज लेके आते हैं। बेंचमार्किंग क्या होता है, एक कोई भी स्टैंडर्ड हो गया, एक कोई भी बेस हो गया, तो कहता है कि इसमें क्या होता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फाइंड आउट करने के लिए अटैम्प्ट किए जाते हैं कि खुद की जो परफॉर्मेंस है इस दैट एरिया में, उसके लिए हम बेस्ट प्रैक्टिसेस चूज़ करते हैं। देखो अलग अलग प्रैक्टिसेस वगैरह होंगी, उनको देखेंगे स्टैंडर्ड्स के बेस पे, स्टैंडर्ड्स वगैरह लेके, और जो बेस्ट होगी ना उसको चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो कहता है कि इस मेथड के थ्रू परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है कंटिन्यूसली, ताकि हम एक बेस्ट प्रैक्टिस लेवल पर पहुंच पाएँ। देखो नॉर्मल सी बात है, जब एक स्टूडेंट लाइफ में एक बात मतलब एक स्टूडेंट है बार बार एक ही चीज़ पर प्रैक्टिस करता है, बार बार अपनी बुक के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उन पर प्रैक्टिस करता है, तो वो उनमें क्या हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस्ट प्रैक्टिस लेवल पर पहुंचने के लिए बार बार कंटिन्यूसली इवेलुएट करती रहती है, अपने परफॉर्मेंस को, कमियों को दूर करती रहती है, ठीक है। कंप्रिहेंसिव में क्या आ जाता है, इसमें आता है बैलेंस स्कोर कार्ड, की फैक्टर रेटिंग वगैरह। कंप्रिहेंसिव हमारा मेन बेस होता है डिवीज़न, किस पे, विजन को डेवलप करना, मिशन को, ऑब्जेक्टिव को, ताकि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स वगैरह हैं उनको इवेलुएट कर पाएँ और कंट्रोल कर पाएँ। तो इसकी क्या कहें, की फैक्टर रेटिंग। देखो इस मेथड में हम ना किस चीज़ को ध्यान में लेके चलते हैं, की फैक्टर्स को, ठीक, अलग अलग एरियाज़ में, और सेट आउट टू इवेलुएट, और उनको भाई इवेलुएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। ये क्वाइट कम्प्रिहेंसिव मेथड है एंड इट टेक्स ए होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक मतलब होता है पूरा कंप्लीट व्यू के लेके चलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का। फिर आता है बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम, इन वन ऑफ द कंसेप्ट यूज फॉर डिस्कवरिंग नॉलेज फ्रॉम वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा रिपोजिटरी अवेलेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो इंटेलिजेंस सिस्टम मतलब देखो वही है, इंटेलिजेंस कैसी है, ठीक है। तो जब हम नॉलेज वगैरह को डिस्कवर करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल डाटा में, तो हम ये चेक करते हैं कि जो भी बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम है वो कैसा है। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑपरेशनल कंट्रोल चेक करना, बल्कि जो भी इनपुट्स वगैरह उनके वैल्यूएशन करना, उनके बेस पे इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है। बैलेंस स्कोर कार्ड, ये मेथड बेस्ड होता है आइडेंटिफाई करने पे 4 के परफॉर्मेंस मेजर्स को, क्या क्या कस्टमर का क्या क्या पर्सपेक्टिव, मतलब कस्टमर क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या है, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या है, इनोवेशंस और लर्निंग पर्सपेक्टिव, मतलब हमेशा सीखने पर ध्यान देना, ऑफ द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पर ध्यान देना, ठीक है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं बजट्स वगैरह, ये सब आ जाते हैं।
तो ये जो मेथड है एक बैलेंस अप्रोच है परफॉर्मेंस को मेजर वगैरह करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स वगैरह को लिया जाता है इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, फिर बात आते हैं हमारे कुछ स्पेशल पर्पस टेक्निक्स आती हैं जो हम मतलब यूज़ करते हैं, और मतलब ये भी हमारी परफॉर्मेंस वगैरह को इवेलुएट करने में हमारी हेल्प करती है। पहली टेक्निक आती है नेटवर्क टेक्निक। नेटवर्क टेक्निक देखो नेटवर्क से रिलेटेड है। नेटवर्क मतलब एक लिंक से दूसरा लिंक। तो कहते हैं कि 1956 के करीब आई थी और एक ही चीज़ वगैरह पे फोकस करती है। तो ये हमारा फोकस करती है PERT। PERT मतलब प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। CPM मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड, और अदर जो वेरिएंट्स होते हैं नेटवर्क वगैरह होते हैं उनके ऊपर। इसका मेन काम क्या होता है, ये एक्सटेंसिवली यूज़ की जाती है एक तो ऑपरेशनल कंट्रोल के लिए और रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए। मतलब जो भी हमारे प्रोजेक्ट वगैरह उसमें रिसोर्स को बांटना, हमें पता है रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो उनको सही जगह लगाना, सही प्रोजेक्ट में लगाने के लिए ये फोकस करती है। बाद में जो नेटवर्क टेक्निक्स है उसको हम कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में भी यूज़ करने लगे थे मॉडिफाई करके, ताकि हम इफेक्टिवली मतलब हाईली इफेक्टिव हो जाए जो भी हमारे कंट्रोल सिस्टम वगैरह हैं कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस के। ठीक है, ताकि कॉस्ट को कंट्रोल वगैरह कर सके, मैनेज कर सके, उसमें रिडक्शन वगैरह कर सके। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये हमारे दी गई थी पीटर ड्यूकर के द्वारा 1954 में। ठीक है, ये मेन मतलब किस चीज़ पर बेस्ड थी, रेगुलर इवेलुएट करने पर, किसको, परफॉर्मेंस को, किसके अगेंस्ट में, ऑब्जेक्टिव के, जो भी ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं उनके अगेंस्ट में क्या हमारी जो परफॉर्मेंस वो सही चल रही है या नहीं। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन, इसमें ये कैसे इवेलुएट करती है, कंसल्टेट करती है मतलब भाई विचार विमर्श करती है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग लीड्स टू द एस्टेब्लिश कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश करती है कमिटमेंट एंड सेल्फ कंट्रोल के बेसिस पे। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उनको बैठा दिया जाता है मैनेजमेंट के, उनके बीच में कंसल्टेशन वगैरह होता है जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह होते हैं या जो उन्होंने स्ट्रेटजी वगैरह अपनाई है, और देखा जाता है कि भाई स्ट्रेटजी सही है नहीं ऑब्जेक्टिव वगैरह को अचीव करने के लिए बेस्ट, और वैसे इवेलुएशन वगैरह किया जाता है। फिर आती है थेरेपेटा सिस्टम। ये हमारे इंडिजिनस सिस्टम है, मतलब हमारे देश का एक मतलब नेटिव सिस्टम है जो मारवाड़ी फर्म है ना उन्होंने अडोप्ट वगैरह किया था ट्रैक करने के लिए डेली जो कैश जनरेशन वगैरह हो रही है। ठीक है, पैराटा को प्रीडिटरमाइन किया जाता है बजट ऑफ नेट कैश इनफ्लो कितना हो रहा है जो भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं टैक्स एंड डिविडेंड वगैरह के। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हमारा जो हमारे MBO थे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव थे उसकी तरह ही है। ये कमिटमेंट होता है ऑब्जेक्टिव की तरफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स में ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। ठीक है, ये कहता है कि एक पब्लिक इंटरप्राइज या गवर्नमेंट इंटर उनके बीच में हो सकता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री वगैरह उनके द्वारा जो मतलब मैनेज वगैरह की जाती है उनके बीच में हो सकता है। ठीक है, हैविंग डन दैट द इंटरप्राइज आर इवेलुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जो भी इंटरप्राइज वगैरह उनको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे इवेलुएट किया जाता है। कंपनीज होती है ना वो भी सेटअप करके चलती है इसको अपनी सब्सिडरी वगैरह के लिए, फैमिली बिजनेस वगैरह के लिए, क्योंकि देखो जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना उसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे और जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे चल रहा है, क्योंकि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है वो एक डॉक्यूमेंट ही तो होता है जिसमें हम क्लियर वगैरह करके चलते हैं। तो ये किसी के बीच में हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन और कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो। ठीक है, तो मेन तो इसका यही होता है कि इसके हेल्प से ही हम इवेलुएट करके चलते हैं। NGOs क्या होते हैं, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनिकली सेटअप की जाते हैं। इनका मेन पर्पज़ होता है स्ट्रेटेजिक इवेलुएशन एंड कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती, मतलब जिनका मेन मोटिव होता है वेलफेयर। ठीक है, तो कहता है कि दे सेट परफॉर्मेंस गोल यूनिकली, इनके जो गोल होते हैं परफॉर्मेंस गोल होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह के अकॉर्डिंग, और जो इनकी स्ट्रेटजीज होती हैं वो भी अलग होती हैं, क्योंकि जो NGOs होते हैं उनके रिसोर्सेज केयर्स होते हैं, क्योंकि इनका प्रॉफिट मोटिव तो होता नहीं है, ये वेलफेयर के लिए काम करती है। तो कोई डोनेशन वगैरह जाए उसके बेस पे काम करती है। NGO इन इंडिया में या कहीं भी बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ की होती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनप्रोफेशनली इनको रन वगैरह किया जाता है। इनका मेन तो वही है इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल ऑब्जेक्टिव वगैरह को अचीव करना। जो इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस है वो सिंपल मीन्स एंड ऑब्जर्वेशन वगैरह के बेस पे किया जाता है, इन विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू, इनफॉर्मल डिस्कशन के थ्रू, इंटरव्यू वगैरह के थ्रू, प्रोजेक्ट साफ बेनिफिशरी उनके नॉलेज वगैरह के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि भाई जो NGOs वगैरह हैं वो नॉन प्रॉफिट मोटिव वगैरह के लिए काम करती है, उनमें इवेल्युएशन का ये तरीका होता है, वो स्मॉल होती हैं। ठीक है, एक टाइप से गए तो वन टाइम अफेयर किए जाते हैं, तो वन फेज ऑफ प्रोजेक्ट के थ्रू इनको इम्प्लीमेंट वगैरह किया जाता है। फिर आते हैं ऑडिटिंग टेक्निक। ऑडिटिंग मतलब ऑडिटर क्या होता है, एक वॉचडॉग की तरह काम करता है जो मतलब ऑडिट करता है जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। ठीक है, ये चेक करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वो साउंडनेस सिचुएशन में या नहीं, उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह वो सही हो रही है या नहीं। ये एक इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह उनको कंट्रोल करने में और उनके बारे में इवैल्यूएट करने में, चेक करने में। ठीक है,
देर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ, अलग अलग प्रकार के ऑडिट होते हैं, लाइक फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑडिटिंग विल मेक ए स्पेशल मेंशन ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल ऑडिट। तो यहाँ पे हमने इसको 2 पार्ट्स में बांटा है, सोशल एंड इन्वायरमेंटल ऑडिट। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सोशल एंड इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या होते हैं। तो देखो, कॉर्पोरेट सोशल ऑडिट तो सोसाइटी से वर्ड आ रहा है, तो ये 1950 के अंतर्गत आई थी, लेकिन कहाँ जाए तो इसको 1970 के अंतर्गत मतलब सही से समझा गया था। तो कॉर्पोरेट सोशल ऑडिट है वो एक कमिटमेंट है, एक सिस्टमेटिक असेसमेंट का और रिपोर्टिंग का कुछ मीनिंगफुल या डिफिनिएबल डोमेन ऑफ द कंपनी एक्टिविटीज़ दैट हैव सोशल इम्पैक्ट, मतलब जिसका सोशल इम्पैक्ट पड़ता है, ये उसको असेसमेंट वगैरह करने पर ध्यान देता है। ठीक है, इसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं एक ऐसा मेथड ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लान करता है, टू प्लान मैनेज मेजर नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेजर करता है और मॉनिटर करता है इंटरनल और एक्सटर्नल कंसिक्वेंसेज, मतलब उसके क्या प्रभाव वगैरह होंगे। इन्वायरमेंटल ऑडिट कहता है कि जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एजेंडा है ना, वो ग्लोबली 1970 में आ गया था, लेकिन सीरियसली इसको 1990 के अंतर्गत लिया गया था। इन्वायरमेंटल ऑडिट एक ऐसा मेथड होता है जो ऑब्टेन करता है एक्यूरेट, कंप्रिहेंसिव और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में। ठीक है, इंडिया में जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है उसको चाहिए कि वो इंडस्ट्रीज़ को मतलब कि वो चेक करे कि भाई उसकी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह कैसा है, क्योंकि देखो जो इन्वायरमेंटल ऑडिट है उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड मेजर्स चेक करेंगे कि कंपनी का इन्वायरमेंट वगैरह कैसा है। ठीक है, थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।